हेलो दोस्तों। हमने देखा था जॉर्ज ब्राम ग्रियर्सन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा गार्शा दतोसी। उसके बाद हमने देखा शिव सिंह सेंगर। फिर हमने पढ़ा जॉर्ज ब्राम ग्रियर्सन। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कवि मिस्र बंधुओं को। प्रचार मिस्र बंधु। मिस्र बंधु हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधुओं को माना जाता है। तो मिस्र बंधुओं को हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास लिखने वाला सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधु। परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधुओं को माना जाता है। हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधुओं को माना जाता है। तो मिस्र बंधुओं ने समय अवधि के साथ साथ काल विभाजन की परंपरा डालने वाले भी सर्वप्रथम विद्वान है। हिंदी साहित्य में समय अवधि के साथ साथ काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधु माने जाते हैं। काल विभाजन के साथ साथ काल विभाजन के साथ साथ काल विभाजन के साथ साथ समयावधि की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान। काल विभाजन साथ साथ समयावधि की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान। डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधु माने जाते हैं। परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधु। काल विभाजन के साथ साथ समयावधि की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधु माने जाते हैं। अब हम देखेंगे इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान मिस्र बंधुओं का जन्म स्थान है वो इटोजा यूपी में ब्राह्मण गोत्र में हुआ था। ब्राह्मण गोत्र के तीन भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाता है। तीन भाई हैं। नंबर एक गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, बहादुर सुखदेव बिहारी मिस्र। टोजा यूपी में इनका जन्म हुआ था। टोजा यूपी ब्राह्मण गोत्र में। ब्राह्मण गोत्र में टोजा यूपी में ब्राह्मण गोत्र में तीन भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाता है। तीन भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाता है। तीन भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाता है। ये तीन भाई थे। नंबर एक गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, बहादुर सुखदेव बिहारी मिस्र। गणेश बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, बहादुर सुखदेव बिहारी मिस्र। बहादुर सुखदेव बिहारी मिस्र। इन तीनों भाइयों को मिस्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। तीनों भाइयों को
मिस्र बंधु कहा जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। अब हम देखेंगे मिस्र बंधुओं की रचना। इनकी रचना थी मिस्र बंधु विनोद। इनकी रचना थी मिस्र बंधु विनोद। रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना का नाम है, जिनका 4 भागों में प्रकाशन हुआ था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस रचना का प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन 3 भागों का प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी में हुआ था, 1913 में। और चौथे भाग का प्रकाशन है वो 1934 ईस्वी में हुआ था। मिस्र बंधु विनोद रचना का प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। अब हम देखेंगे इस रचना की विशेषता। रचना की विशेषता। इस रचना में लगभग 5000 यानी 4591 कवियों को स्थान दिया गया था। स्थान 5000, लगभग 5000। वैसे थे 4591 कवियों को इस रचना में स्थान दिया गया था। लगभग 5000 यानी 4591 कवियों को इस रचना में स्थान दिया गया था। इसमें इस रचना में कुछ अज्ञात कवियों को भी स्थान दिया गया था। कवियों के विवेचन के साथ साथ इस रचना में युगिन प्रवृत्ति का विवेचन भी देखने को मिलता है। कवियों के विवेचन के साथ साथ युगिन प्रवृत्तियों का विवेचन भी इस रचना में देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है कि कवियों के विवेचन के साथ साथ युगिन प्रवृत्तियों का विवेचन भी देखने को मिलता है। विवेचन के साथ साथ युगिन प्रवृत्तियों के विवेचन को भी देखने को मिलता है। युगिन प्रवृत्तियों के विवेचन को भी देखा गया है। इस रचना में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है, यानी 4591 कवियों को, कुछ अज्ञात कवियों को भी स्थान दिया गया है। और इस रचना में कवियों के विवेचन के साथ साथ युगिन प्रवृत्तियों का विवेचन भी देखने को मिलता है। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी रचना में देखने को मिलता है। नंबर 3 विशेषता है कि हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी रचना में देखने को मिलता है। इसी रचना में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी रचना में देखने को मिलता है। ये थी इस रचना की विशेषता कि इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। कवियों के विवेचन के साथ साथ युगिन प्रवृत्तियों के विवेचन को भी देखा गया है। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी रचना में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी रचना में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे काल विभाजन।
तो मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में काल विभाजन किया है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का 8 भागों में काल विभाजन किया है मिस्र बंधुओं ने। काल विभाजन। संपूर्ण हिंदी साहित्य का 8 भागों में काल विभाजन किया है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का 8 भागों में काल विभाजन किया है। नंबर 1 है आरंभिक काल विभाजन। आरंभिक काल। आरंभिक काल है वो 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक है। नंबर 1 आरंभिक काल। आरंभिक काल का जो समय है वो है 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। आरंभिक काल का समय 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। इस आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल और नंबर 2 है उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का जो समय है वो है 700 विक्रम संवत से 1344 विक्रम संवत और उत्तर आरंभिक काल का समय है वो है 1345 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। इनका समय है वो 700 से 1344 विक्रम संवत और इनका समय है 1345 से 1444 विक्रम संवत। 700 से 1344 विक्रम संवत और उत्तर आरंभिक काल है वो है 1345 से 1444 विक्रम संवत। यह था आरंभिक काल का काल विभाजन। इसमें इन्हें 2 भाग माना गया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। पहला था आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय है वो है 1445 से 1680 विक्रम संवत। 1445 से 1680 विक्रम संवत। माध्यमिक काल का समय 1445 से 1680 विक्रम संवत। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल। नंबर 2 है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय वो है 1445 से 1560 विक्रम संवत। 1445 से 1560 विक्रम संवत। 1560 विक्रम संवत। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत। 1561 से 1680 विक्रम संवत। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1560 विक्रम संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत। ये हो गए 4 भाग, इन्हें माना गया।
अब हम देखेंगे तीसरा भाग, अलंकृत काल। पहला था आरंभिक, दूसरा माध्यमिक और तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल। अलंकृत काल का समय वो है 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत। 1681 से 1889 विक्रम संवत। अलंकृत काल का समय 1681 से 1889 विक्रम संवत। अलंकृत काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। पूर्व अलंकृत और उत्तरालंकृत। पहला भाग है पूर्वालंकृत। नंबर 2 है उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से 1790 विक्रम संवत। 1681 से 1790 विक्रम संवत। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल का समय है 1791 से 1889 विक्रम संवत। 1791 से 1889 विक्रम संवत। अलंकृत काल का समय 1681 से 1889। अलंकृत काल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत काल का समय 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल का समय है 1791 से 1889 विक्रम संवत। अब देखेंगे 4 नंबर, परिवर्तन काल। पर 4, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय वो है 1890 से 1925 विक्रम संवत। 1890 से 1925 विक्रम संवत। परिवर्तन काल का समय 1890 से 1925 विक्रम संवत। फिर 5 नंबर है वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय वो है 1926 से वर्तमान में जो चल रहा है 1926 से वर्तमान तक, 1926 विक्रम संवत से अब तक यानी वर्तमान तक। तो ये थे काल विभाजन के 8 भाग। आरंभिक काल, उसके 2 भाग थे, पूर्व आरंभिक, उत्तरारंभिक। फिर नंबर 2 माध्यमिक काल, उसके भी 2 भाग थे, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। नंबर 3 अलंकृत काल, उसके भी 2 भाग थे, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। नंबर 4 परिवर्तन काल और नंबर 5 वर्तमान काल। ये इन रचना का काल विभाजन था, लेकिन इस रचना को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया था। इस रचना को वर्तमान में अस्वीकार कर दिया गया। वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया। मिस्र बंधुओं की रचना मिस्र बंधु विनोद को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया, इस रचना को अस्वीकार कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस रचना को अस्वीकार करने के कारण क्या थे। इस रचना को अस्वीकार करने के कारण, इस रचना को वर्तमान में स्वीकार क्यों नहीं किया गया, तो कारण थे नंबर 1 की हिंदी की शुरुआत है वो 700 विक्रम संवत से मानी, जो हिंदी साहित्य का समय न होकर अपभ्रंश का समय था। नंबर 1 हिंदी की शुरुआत 700 विक्रम संवत से मानी। हिंदी की शुरुआत 700 विक्रम संवत से मानी, जो हिंदी का समय न होकर अपभ्रंश का समय था। जो हिंदी का
समय न होकर अपभ्रंश का समय था। प्रथम कारण तो यह था कि हिंदी की शुरुआत 700 विक्रम संवत से मानी, जो हिंदी का समय न होकर अपभ्रंश का समय था। नंबर 2, यह कमी थी कि कालखंडों के नामकरण में एक जैसी प्रवृत्ति को न अपनाना। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी प्रवृत्ति को न अपनाना। नंबर 2, कालखंडों के नामकरण में एक जैसी प्रवृत्ति को न अपनाना। कालखंडों के नामकरण एक जैसी प्रवृत्ति न अपनाना। नंबर 2 कारण यह था कि कालखंडों के नामकरण में एक जैसी प्रवृत्ति को न अपनाना। प्रथम कारण, हिंदी की शुरुआत 700 विक्रम संवत से मानी गई, जो हिंदी का समय न होकर अपभ्रंश का समय माना जाता है। और नंबर 2, कालखंडों के नामकरण में एक जैसी प्रवृत्ति को न अपनाना। ये कमियां होने के कारण इस रचना को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया था। तो इन कमियों के कारण इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इन कमियों के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार नहीं की। इस रचना में ये कमियां होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अब हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को बड़ा या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को बड़ा या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को बड़ा या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा तथा मिस्र बंधुओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को परिश्रमिक संकलनकर्ता कहा। मिस्र बंधुओं को परिश्रमिक संकलनकर्ता कहा। परिश्रमिक संकलनकर्ता कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को बड़ा या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का और मिस्र बंधुओं को उन्होंने परिश्रमिक संकलनकर्ता कहा। इस रचना के अलावा मिस्र बंधुओं की एक रचना हिंदी साहित्य में है, वो हिंदी नवरत्न के नाम से प्राप्त हुई थी। मिस्र बंधुओं की एक दूसरी रचना हिंदी साहित्य में प्राप्त हुई थी, हिंदी नवरत्न के नाम से। नवरत्न मिस्र बंधुओं की दूसरी रचना थी हिंदी नवरत्न के नाम से। एक रचना इनकी हिंदी साहित्य में प्राप्त हुई थी। इस रचना में हिंदी के 9 साहित्यकारों को नवरत्न कहा गया था।
ये मिस्र बंधुओं की रचना थी। इनका नाम था हिंदी नवरत्न। और इस रचना में नवरत्न है वो हिंदी के 9 साहित्यकारों को कहा गया। ठीक है, 9 साहित्यकारों को। मिस्र बंधुओं ने हिंदी के 9 साहित्यकारों को नवरत्न कहा था। और मिस्र बंधुओं की एक दूसरी रचना हिंदी नवरत्न हिंदी साहित्य में प्राप्त हुई। तो अब हम देखेंगे कि वो 9 साहित्यकार कौन कौन से थे जिन्होंने नवरत्न कहा गया। तो हम पढ़ेंगे नवरत्न। तो नंबर 1 है नवरत्न कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, देव, चंद्रवरदाई, त्रिपाठी बंधु और भारतेंदु। इन 9 कवियों को हिंदी, इन 9 साहित्यकारों को हिंदी में नवरत्न के नाम से जाना गया है। कबीरदास, नंबर 2 सूरदास, तुलसीदास, नंबर 1 कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। नंबर 4 केशवदास। नंबर 5 बिहारी। नंबर 6 देव। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, देव, चंद्रवरदाई, त्रिपाठी बंधु। नंबर 7 है चंद्रवरदाई। त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु इसमें भूषण व मतीराम। और मतीराम। नंबर 9 है हरीशचंद्र। भारते भारतेंदु हरी। नंबर 9 भारतेंदु। ये थे 9 नवरत्न कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, देव, चंद्रवरदाई, त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतीराम और भारतेंदु। अब हम देखेंगे इस रचना में मिस्र बंधुओं ने देव व बिहारी की तुलना की थी। इस रचना में मिस्र बंधुओं ने देव व बिहारी की तुलना की थी। तो उन्होंने देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया। देव को बिहारी से बड़ा कवि घोषित कर दिया था मिस्र बंधुओं ने। तो कुछ समय तक देव बड़े की बिहारी नामक विवाद चला, जिनके वास्तविक जन्मदाता मिस्र बंधु माने जाते। देव बड़े की बिहारी नामक विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिस्र बंधु माने जाते। देव बड़े की बिहारी, देव बड़े की बिहारी नामक विवाद के जन्मदाता, नामक विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिस्र बंधु माने जाते हैं। वास्तविक जन्मदाता मिस्र बंधु माने जाते। यानी मिस्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा घोषित कर दिया था। तो कुछ समय तक यह विवाद चला, देव बड़े की बिहारी। तो इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिस्र बंधु थे। तो ये हमारे मिस्र बंधु है वो कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र सच्चे अर्थों व परंपरागत
तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। सच्चे अर्थों में परंपरागत तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है वो 1929 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष है वो 1929 ईस्वी। ये रचना एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इनका संशोधित रूप है वो 1940 में प्रकाशित हुआ था। संशोधित रूप इस रचना का शोधित रूप 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस रचना का प्रकाशन 1929 में हुआ। इसका संशोधित रूप है वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह रचना 1929 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। तो इस रचना का प्रकाशन किसने किया देखें। इस रचना का प्रकाशन है वो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा किया गया था। प्रकाशन रचना को प्रकाशित किया था नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी। इस रचना को प्रकाशित किया था नागरी प्रचारिणी सभा काशी। जब इस सभा ने इस रचना को प्रकाशित किया तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका प्रकाशन किया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इस रचना का प्रकाशन किया। शब्द सागर की नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इस रचना का प्रकाशन हुआ। अब हम देखें हिंदी शब्द सागर की रचना में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी शब्द सागर की रचना में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। शब्द सागर रचना में योगदान महत्वपूर्ण योगदान है वो 3 व्यक्तियों का था। हिंदी शब्द सागर की रचना में महत्वपूर्ण योगदान 3 व्यक्तियों का था। नंबर 1 श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शर्मा। 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। श्याम सुंदर दास नंबर 1 है श्याम सुंदर दास। नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और नंबर 3 है श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शर्मा। नंबर 3 है रामचंद्र शर्मा। हिंदी शब्द सागर की रचना में 3 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शर्मा। अब हम देखेंगे इस रचना की विशेषता। इस रचना में 1000 कवियों को स्थान दिया गया था। इस रचना में स्थान है वो 1000 कवियों को। इस रचना में 1000 कवियों को स्थान दिया गया था। इस रचना में हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वाले साहित्यकारों को स्थान दिया गया था। यानी हिंदी के साहित्य में विशेष योगदान देने वाले जो साहित्यकार थे उन्हें ही इस रचना में स्थान दिया गया था।
इस साहित्य में विशेष योगदान देने वाले साहित्यकारों को ही स्थान दिया गया था। देने वाले साहित्यकारों को ही स्थान दिया गया था। इस रचना में सामान्य कवियों को स्थान नहीं दिया गया था। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वाले साहित्यकारों को ही स्थान दिया गया था। तो इस रचना में महत्वपूर्ण योगदान है वो शुक्ल जी के एक मित्र थे केदारनाथ पाठक, उन्होंने दिया था महत्वपूर्ण योगदान। इस रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था केदारनाथ पाठक, शुक्ल जी के मित्र थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्र थे केदारनाथ पाठक। केदारनाथ पाठक ने इस रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्र थे। इस रचना में शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य को प्राकृत भाष कहकर पुकारा है। इस रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहकर पुकारा है। अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा है और हिंदी साहित्य से अपभ्रंश साहित्य को अलग रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग रखा है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग रखा है। इस साहित्य से इन्होंने हिंदी साहित्य से अपभ्रंश साहित्य को अलग रखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना में कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी है। कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी है। कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी है। मूल्यांकन को प्राथमिकता। इस रचना में अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा है और उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग रखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी है। अब हम देखेंगे इस रचना का काल विभाजन। काल विभाजन। काल विभाजन तो हिंदी साहित्य के इतिहास को दोहरे नामकरण के साथ 4 भागों में विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को दोहरे नामकरण के साथ 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोहरे नामकरण के साथ 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया है। दोहरे नामकरण के साथ 4 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है वीर गाथा या आदिकाल। नंबर 1 है वीर गाथा या आदिकाल। वीर गाथा या आदिकाल। नंबर 1 काल विभाजन किया गया था वीर गाथा या आदिकाल। इनका समय है
1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। 1050 से 1375 विक्रम संवत। वीरगाथा काल या आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। इस वीरगाथा काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया, अपभ्रंश या प्राकृत भास काल, और नंबर 2 है कबीर गाथा काल। दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है अपभ्रंश या प्राकृत भास। नंबर 1 अपभ्रंश या प्राकृत भास काल। इस काल का जो समय है वो है 1050 से 1200 विक्रम संवत। 1050 से 1200 विक्रम संवत। अपभ्रंश या प्राकृत भास काल का समय 1050 से 1200 विक्रम संवत। नंबर 2 है कबीर गाथा काल। कबीर गाथा काल। इस काल का समय वो है 1200 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। कबीर गाथा काल का समय वो है 1200 से 1375 विक्रम संवत। वीर गाथा काल के दो भाग है, अपभ्रंश या प्राकृत भास और कबीर गाथा काल। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है वो दूसरा भाग है इसका पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। नंबर 2 है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय है वो है 1375 से 1700 विक्रम संवत। 1375 से 1700 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत। इन्होंने भक्ति काल को भी दो भागों में एवं कुल 4 भागों में विभाजित किया है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा और सैगुण काव्य धारा। नंबर 1 है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। नंबर 2 है सैगुण काव्य धारा। सैगुण काव्य धारा। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण और सैगुण काव्य धारा में। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। नंबर 1 है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और नंबर 2 है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। नंबर 1 है ज्ञानेश्वरी काव्य धारा, नंबर 2 है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सैगुण काव्य धारा को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। नंबर 1 कृष्णाश्रयी काव्य धारा। नंबर 2 है रामाश्रयी काव्य धारा। कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि है वो है कबीरदास जी। ज्ञानेश्वरी काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि है वो है जायसी। कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि है सूरदास और रामाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि है वो है तुलसीदास। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया, निर्गुण काव्य धारा, सैगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के थे कबीरदास,
प्रेमाश्री के जायसी, कृष्णाश्री के प्रतिनिधि सूरदास और रामाश्रय के प्रतिनिधि है तुलसीदास जी। अब हम देखेंगे अगला काल विभाजन है वो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल या रीति, उत्तर मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत। 1700 से 1900 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत। नंबर 4 है गद्यकाल या आधुनिक काल। गद्यकाल या आधुनिक काल। गद्यकाल या आधुनिक काल का समय है 1900 से 1984 विक्रम संवत। 1900 से 1984 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, गद्यकाल या आधुनिक काल। गद्यकाल को 3 भागों में विभाजित किया था। गद्यकाल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 है प्रथम उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल इसमें आता है भारतेंदु युग। प्रथम उत्थान काल में भारतेंदु युग। और द्वितीय उत्थान काल में आता है द्विवेदी युग। तृतीय उत्थान काल में छायावादी युग। द्वितीय उत्थान काल में आता है द्विवेदी युग। तृतीय उत्थान काल में आता है छायावादी युग। छायावादी। प्रथम उत्थान काल में भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान काल में द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान काल में छायावादी युग। अब हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं। तो इनकी प्रथम रचना है रस मीमांसा जो सैद्धांतिक समीक्षा है। नंबर 1 रस मीमांसा। रस मीमांसा एक सैद्धांतिक समीक्षा है। रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा है। नंबर 2 है महाकवि सूरदास जो एक व्यवहारिक समीक्षा है। महाकवि दास। महाकवि यह एक व्यवहारिक समीक्षा है। रस मीमांसा महाकवि सूरदास। और नंबर 3 है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। नंबर 4 है चिंतामणि जो एक निबंध संग्रह है। चिंतामणि जो एक निबंध संग्रह है। चिंतामणि जो एक निबंध संग्रह है। नंबर 5 है विश्व प्रपंच जो दर्शन शास्त्र है। विश्व प्रपंच
जो दर्शन शास्त्र है। विश्व प्रपंच जो दर्शन शास्त्र है। मधु स्रोत एक काव्य संग्रह है। नंबर 6 मधु स्रोत जो काव्य संग्रह है। स्रोत जो काव्य संग्रह है। और नंबर 7 है जायसी ग्रंथावली और नंबर 8 नागरी प्रचारिणी जो एक पत्रिका है। नंबर 7 जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली। नंबर 8 नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी ये एक पत्रिका है। यह थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं। रस मीमांसा, सैद्धांतिक समीक्षा, महाकवि सूरदास, व्यवहारिक समीक्षा, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि, निबंध संग्रह, विश्व प्रपंच, दर्शन शास्त्र, मधु स्रोत, काव्य संग्रह, जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारिणी जो एक का है। तो सबसे पहले हमने देखा मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं ने परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं मिस्र बंधु। काल विभाजन के साथ साथ इन्होंने समयावधि की परंपरा डालने वाले भी सर्वप्रथम विद्वान मिस्र बंधु है। मिस्र बंधुओं का जन्म स्थान इटोजा यूपी ब्राह्मण गोत्र में। इन तीन भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाता है। तीन भाई थे गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और बहादुर सुखदेव बिहारी मिस्र। मिस्र बंधुओं की रचना है मिस्र बंधु विनोद जिनका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन है वो 1934 ईस्वी में। फिर देखिए हमने मिस्र बंधु विनोद रचना की विशेषता। तो इस रचना में लगभग 5000 यानी 4591 कवियों को स्थान दिया गया है। इस रचना में कवियों के विवेचन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन को भी देखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी रचना में देखने को मिलता है। फिर हमने देखा काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण हिंदी साहित्य का 8 भागों में काल विभाजन किया है। नंबर 1 आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक काल है वो 700 से 1344, उत्तर आरंभिक काल 1345 से 1444। फिर नंबर 2 माध्यमिक काल। माध्यमिक काल है वो 1445 से 1680 विक्रम संवत। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल है वो 1445 से 1560 विक्रम संवत में और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। फिर नंबर 3 है अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत। तो अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत, उत्तरालंकृत। पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल को 1791 से 1889 विक्रम संवत। फिर नंबर 4 परिवर्तन काल। परिवर्तन काल है वो 1890 से 1925 विक्रम संवत और वर्तमान काल 1926 है वर्तमान या अब तक। वर्तमान में इस रचना को स्वीकार नहीं किया गया था। कारण क्या था इस रचना को अस्वीकार करने के कि इस रचना में हिंदी की शुरुआत है वो 700 विक्रम संवत से मानी, जो हिंदी का समय नए होकर अपभ्रंश का समय था। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी प्रवृत्ति को नए अपनाना और इन कमियों के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को बड़ा या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है और मिस्र बंधुओं को परिश्रमिक संकलनकर्ता कहा है। मिस्र बंधुओं की एक हिंदी साहित्य में दूसरी रचना भी देखने को मिली, हिंदी नवरत्न। तो इस हिंदी नवरत्न में हिंदी के 9 साहित्यकारों को नवरत्न कहा गया था। तो वो 9 नवरत्न थे कबीरदास,
इनमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है हमेशा, नवरत्न कौन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी देव, चंद्रवरदाई त्रिपाठी, बंधु और भारतेंदु, ये 9 नवरत्न थे। तो फिर इन्होंने देव बड़े की बिहारी नामक विवाद के वास्तविक जन्मदाता भी मिश्र बंधु माने जाते हैं। फिर हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य में सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और संशोधित रूप से इसका प्रकाशन हुआ था 1940 ईस्वी में। और इस रचना का प्रकाशन है वो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किया गया था। हिंदी शब्द सागर की रचना में महत्वपूर्ण योगदान इन 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शर्मा। विशेषता, इस रचना में 1000 कवियों को स्थान दिया गया था। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वाले साहित्यकारों को स्थान दिया गया था, सामान्य साहित्यकारों को स्थान नहीं दिया गया था। महत्वपूर्ण योगदान, तो शुक्ल जी के एक मित्र थे केदारनाथ पाठक, उन्होंने इस रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस रचना में अपभ्रंश को प्राकृत भाष का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग रखा है। कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई इस रचना में। काल विभाजन, तो दोहरे नामकरण के नाम से हिंदी साहित्य का 4 भागों में काल विभाजन किया गया था। नंबर 1 वीरगाथा काल या आदिकाल, जो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। फिर वीरगाथा या आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया, अपभ्रंश या प्राकृत भाष। नंबर 2 कबीर गाथा काल। फिर नंबर 2 पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिनका समय 1375 से 1700 विक्रम संवत। भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, निर्गुण काव्य धारा, सैगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय के प्रतिनिधि थे कबीरदास और प्रेमाश्रय के जायसी थे। सैगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया, कृष्णाश्रय और रामाश्रय। कृष्णाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि थे सूरदास, रामाश्रय के थे तुलसीदास। नंबर 3 उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इनका समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। नंबर 4 गद्यकाल या आधुनिक काल, 1900 से 1984 विक्रम संवत। गद्यकाल या आधुनिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम उत्थान काल में भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान काल में द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान काल में छायावादी युग। फिर देखिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं। नंबर 1 रस मीमांसा, जो एक सैद्धांतिक समीक्षा है। महाकवि सूरदास, व्यवहारिक समीक्षा है। गोस्वामी तुलसीदास। नंबर 4 चिंतामणि, जो एक निबंध संग्रह है। नंबर 5 विश्व प्रपंच, जो दर्शन शास्त्र है। और नंबर 6 मधु स्रोत, एक काव्य संग्रह। और नंबर 7 जायसी ग्रंथावली। और नंबर 8 नागरी प्रचारिणी, जो एक पत्रिका है।